वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन डेवलपमेंट बायोलॉजी। आज हम फोर्थ यूनिट का अगला टॉपिक करते हैं जो रीजनरेशन है। तो रीजनरेशन एक्चुअली दिस इज़ अ लेंथी टॉपिक, तो आज इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। रीजनरेशन एज द वर्ड सेज, वापस से जनरेट होना। रीजनरेशन ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर बहुत सारे पीसेस में काट दिया जाए तो हर पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा और उसकी नई स्टेट हो जाएगी। ये स्टेट ओरिजिनल स्टेट से मिलती जुलती होगी। ये प्रोसेस स्पेशलाइज सेल्स के द्वारा कैरी किया जाता है जिसको स्टेम सेल्स कहते हैं। ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है आमतौर पे जिनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है और उनमें बहुत कम स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। रीजनरेशन कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे हाइड्रा, फ्लैटवर्म्स, टेपवर्म्स आदि में होता है। ये सारे एनिमल्स में रीजनरेटिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब भी ये एनिमल वुंडेड होते हैं या ये चोटिल होते हैं तो उनकी सेल्स उस चोट वाले स्थान से एक्टिवेट हो जाती हैं और डैमेज टिश्यू और ऑर्गन्स वापस से रीमॉडल होके अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। रीजनरेशन बहुत प्रोमिनेंट होता है मेटाजोन्स के अंदर। स्टारफिश, क्रेफिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस ये भी रीजनरेशन या टिश्यू रीजनरेशन दिखाती हैं। ये रिप्रोडक्शन के बराबर तो नहीं होता, लेकिन ये भी एक तरह का पुनः प्रोसेस होता है जिसमें नया टिश्यू बन जाता है। कुछ एनिमल्स के अंदर जैसे छिपकली में वो अपनी पूंछ को वापस से ग्रो करने की एबिलिटी रखते हैं, साथ ही साथ अपनी लिम्ब को भी वापस से ग्रो कर सकते हैं। इस प्रोसेस रीजनरेशन में सेल्स क्विकली डिवाइड करते हैं और बहुत सारी सेल्स बना लेते हैं। हर सेल अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है और फाइनली वो टिश्यू बना लेती है। ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है जो डेवलपमेंट के दौरान भी होता है एंड इवन when the organism is in adult stage. रीजनरेशन बेसिकली दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहले में हम देखते हैं कि रीजनरेशन 3 तरह का होता है, जिसको हम कहते हैं एक फिजियोलॉजिकल, दूसरा कॉम्पनसेटरी और तीसरा रिपेरेटिव। फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन वो रीजनरेशन होता है जैसे आरबीसी में देखने को मिलता है। रोज़ ही बहुत सारी आरबीसी का नुकसान हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन एक हेल्दी एनिमल के अंदर, एक हेल्दी व्यक्ति के अंदर इनकी संख्या बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। इसी तरह हमारे नेज़ल एपिथेलियम में या एलिमेंट्री कैनाल में, जेनाइटल रीजन में, इन पूरे रीजन्स की जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं और सामान्य वृद्धि और रखरखाव में ये रोज़ ही या नियमित रूप से इनकी चलती रहती है। सो दिस टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेपिटेटिव रीजनरेशन और इसमें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस फिर से स्टैब्लिश हो जाते हैं। दूसरी तरह का रीजनरेशन कॉम्पनसेटरी रीजनरेशन होता है। इसके अंदर भरपाई होती है उन स्ट्रक्चर्स की जो किसी अनफॉर्चुनेट घटना के कारण कट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मनुष्य में एक ही किडनी रह जाती है तो दूसरी किडनी का आकार बढ़ जाता है और वो जो लॉस्ट किडनी है उसका भी कार्यभार संभाल लेती है। इसी तरह अगर लिवर का कोई हिस्सा कट जाता है या काटना पड़ जाता है तो बाकी का लिवर बढ़ जाता है जिससे कि लिवर के फंक्शन सुचारू रूप से चलते रहें। सो दिस वाज कॉम्पनसेटरी हाइपरट्रोफी, मतलब ये कॉम्पनसेशन है और वो पार्ट हाइपरट्रोफाइज कर जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। तीसरी तरह का है रिपेरेटिव या रिस्टोरेटिव रीजनरेशन। ये देखने को मिलता है जब किसी छिपकली की पूंछ कट जाती है तब ऑटोमेटिकली इसकी नई पूंछ उग जाती है। तो ये भी एक तरह की मरम्मत या रिपेयर कहते हैं या रिस्टोरेशन कहते हैं। सो दीज 3 टाइप्स ऑफ रीजनरेटिव कैपेसिटीज आर शोन बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हम कह सकते हैं कि रीजनरेशन इज द रिस्टोरेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट और इंजर्ड ऑर्गन्स और टिश्यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोसेस है रिपेयर और रिन्यूअल का, लॉस्ट पार्ट्स का, इसी प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। इनके अलावा
रीजनरेशन का पैटर्न देखने पर रीजनरेशन दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मोर्फोलैक्सिस और एपीमॉर्फोसिस। मोर्फोलैक्सिस के अंदर इस एनिमल में टिश्यू की रीपैटर्निंग होती है, ग्रोथ बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रा जब बडिंग के द्वारा ग्रो करता है तब वो एक एंड पे उसकी ग्रोथ देखी जा सकती है। जब इसको दो पार्ट्स में काट देते हैं तो ऊपर का पार्ट, नीचे का हिस्सा ग्रो कर देता है और नीचे का हिस्सा हेड ग्रो कर लेता है। तो दैट मीन्स हेड रीजन एंड बेसल रीजन्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रा इज कट इनटू टू पीसेस। दूसरा एपीमॉर्फोसिस। इस तरह के रीजनरेशन में नया और प्रॉपरली पैटर्न्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, जैसे किसी वर्टेब्रेट लिम्ब का बनना। इस वर्टेब्रेट लिम्ब के बनने में कुछ रेगुलर प्रोसेसेस होते हैं जिसमें डी डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन एंड ग्रोथ ये चलता है। साथ ही साथ ब्लास्टीमा फॉर्म होता है और उसके बाद डिस्टल वैल्यूज़ दी जाती हैं स्ट्रक्चर को। रेटिनोइक एसिड ओवरऑल प्रॉक्सिमल डिस्टल वैल्यूज़ देने में मदद करता है और लिम्ब रीजनरेशन होता है। इस तरह से मोर्फोलैक्सिस एंड एपीमॉर्फोसिस, इन दोनों की पैटर्निंग थोड़ी सी डिफरेंट है। रीजनरेशन बहुत तरीके से हो सकता है और इसके अंदर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स काम करती हैं। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स मतलब वो स्टेम सेल्स जो अलग अलग तरह के टिश्यू बना सकती हैं। कई रीजनरेशन के अंदर स्टेम सेल्स का काम ही नहीं होता और जैसे ही कोई टिश्यू कट जाता है या एम्प्यूट हो जाता है तब स्टेम सेल्स उस जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं और वहाँ से वो डिवाइड करने लगती हैं और वो मिसिंग पार्ट बनाने की कोशिश करती हैं। तो प्लूरिपोटेंट सेल्स आर नॉट ऑलवेज नीडेड। द डिफरेंस बिटवीन अ प्लूरिपोटेंट एंड अ मल्टीपोटेंट सेल्स कैन बी अंडरस्टूड। ये जो पहला डायग्राम है इसके अंदर एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। एक स्टेम सेल है ऊपर, उसकी कैपेसिटी है कि वो अलग अलग चीज़ें बना सकती है, मतलब वो मसल में भी डिफ्रेंशिएट हो सकती है, स्किन में भी और बोन में भी। जबकि दूसरा जो डायग्राम है इसमें डिफरेंट तरह की स्टेम सेल्स ज़रूरी होती हैं अलग अलग टिश्यू टाइप बनाने के लिए। जैसे एक स्टेम बना रही है मसल, दूसरी स्टेम बना रही है स्किन और तीसरी स्टेम सेल बना रही है बोन। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल एंड a singly potent stem cell. Organisms रीजनरेशन में या रीजनरेशन एबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखाते हैं। कुछ नया स्ट्रक्चर बना लेते हैं पुराने स्ट्रक्चर के जो ठूंठ है, बचा हुआ पार्ट है, उसके ऊपर। इस तरह का जो रीजनरेशन है ये एनिमल टू एनिमल अलग अलग वेरी कर सकता है। कभी आप जैसे हाइड्रा को काट दें, ऊपर से नीचे दो पीसेस में काट दें तो दोनों पीसेस अलग अलग उग जाएंगे। फाइनली वो नीचे से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और दो हाइड्रा बन जाएंगे। हाइड्रा को आप बीच में से दो पार्ट्स में काटेंगे, हाइड्रा को काटेंगे तो भी ऊपर का पार्ट नीचे और नीचे का पार्ट ऊपर की तरफ ग्रो कर जाएगा और दो हाइड्रा बन जाएंगे। ज़रूरी नहीं है सभी एनिमल्स इस प्रकार से अपने पार्ट्स को रीजनरेट करें। कई बार रीजनरेशन के दौरान हीलिंग प्रोसेस बिना किसी भी रिप्लेसमेंट के होता है और ये टिश्यू लेवल पे पाया जाता है। जैसे किसी कट सरफेस, कभी कोई हाथ चाकू से या ब्लेड से कट जाए तो वो घाव थोड़ी देर रहता है, फिर वो भर जाता है। इसी तरह मनुष्यों के अंदर या जानवरों के अंदर अगर बोन्स में फ्रैक्चर हो जाता है तो वो कुछ टाइम बाद वापस से ठीक हो जाता है और सेल्स वापस से बन जाती हैं और वो स्ट्रक्चर वापस बन जाता है नॉर्मल। कई एनिमल्स अपने बॉडी पार्ट्स अलग अलग तरह से डेवलप करने की क्षमता रखते हैं। इन्वर्टेब्रेट्स में ये प्रोसेस ज़्यादा पाया जाता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाता है या हम मैमल की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे उनकी ये रीजनरेटिव एबिलिटी कम होती जाती है। वर्टेब्रेट्स के अंदर फिश ब्रेन, आई, किडनी, हार्ट और फिन्स ये सब रीजनरेट कर सकती हैं। इसी तरह मेंढक अपनी हाथ, पैर या लिम्स, पूंछ, ब्रेन, आइज़ और टिश्यूज़, ये सारी चीज़ें इन सभी
ऑर्गन्स के टिश्यूज़ डेवलप कर लेती हैं, लेकिन तब जब वो टैडपोल अवस्था में होते हैं, एडल्ट मेंढक नहीं डेवलप कर सकते ये सारी पोटेंसीज। सैलामेंडर्स भी अपने लिम्ब को हार्ट, टेल, ब्रेन, आई टिश्यूज़ और किडनी इन और इवन स्पाइनल कॉर्ड को पूरे उम्र भर जब तक जिंदा रहते हैं वो इसको रीजनरेट करते रहते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन एंड रिपेयरमेंट गोज थ्रू आउट द लाइफ। कुछ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जैसे कि मैमल्स, इनमें रीजनरेटिव पावर बहुत कम होती है, और ये हम देख सकते हैं कि जब कोई छोटा बच्चा होता है उसकी चोट लगती है, वो घाव भर जाता है और धीरे धीरे विथ एज पूरी तरह से निशान गायब हो जाता है। यही चोट जब बूढ़े होने पे लगती है तो घाव तो वो भी भरता है, लेकिन उसका निशान गायब होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती जाती है, रीजनरेटिव कैपेसिटी धीरे धीरे धीमी पड़ती जाती है। रीजनरेशन एक तरह से मोर्फोजेनेटिक इवेंट्स की एक सीक्वेंस होती है, जिसके द्वारा नॉर्मल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गन का उस ऑर्गन के कटने या इंजर्ड होने के बाद वापस बन जाता है। ये अलग अलग एनिमल्स हैं जो रीजनरेट कर रहे हैं। देखिए बताया था ना, हाइड्रा कैसे बीच में से कटने के बाद उसका डिस्टल एंड तो प्रॉक्सिमल एंड जनरेट कर लेता है, और प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड रीजनरेट कर लेता है, और पूरे हाइड्रा बन जाते हैं। तो एक हाइड्रा के दो में कटने के बाद ये दो नए एनिमल्स बन जाते हैं। इसी तरह ये प्लेनेरिया का डायग्राम है। प्लेनेरिया भी आप अगर इसको वो करते हैं, बीच में से काट देते हैं, तब नियोब्लास्ट सेल्स माइग्रेट कर जाती हैं उस कटे हुए एरिया में या घाव वाले एरिया में या एम्पुटेटेड रीजन में, एंड it facilitates growth at that point so that two new planaria are formed. ये जो रीजनरेशन प्रोसेस है ये बेसिकली टिश्यू रिपेयर प्रोसेस है, और ये वहाँ पे होता है जहाँ पे चोट लगती है या घाव होता है, और ये पुराने स्ट्रक्चर या पुराने टिश्यू को का आर्किटेक्ट और उनका फंक्शन पहले की तरह मेंटेन करने में कामयाब होने की एक कोशिश है। रीजनरेशन कुछ टिश्यूज़ के अंदर डैमेज कंपोनेंट्स को अपने नॉर्मल स्टेट में वापस लाने की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया सेल्स के रिपीटेडली डिवाइड करने या माइटोसिस करने के द्वारा होती है। इसका मतलब जो सेल्स रीजनरेट करेंगी उनके अंदर प्रोलिफरेशन कैपेसिटी होनी चाहिए। इंजर्ड सेल का रीजनरेशन और टिश्यू रीजनरेशन, इस तरह से सेल प्रोलिफरेशन पहली क्रिया होती है इसके अंदर, एंड दिस इज फॉलोड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर सेल्स, और मैच्योर सेल्स बनती हैं स्टेम सेल से। अब रीजनरेशन की खासियत या कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजनरेशन ऑलमोस्ट वही परिक्रम इस प्रोसेस में देखने को मिलते हैं। ऑल दोज प्रोसेसेस आर फाउंड which take place during ontogenetic development. ये मॉर्फोजेनेटिक प्रक्रिया है जिसमें प्लूरिपोटेंट सेल्स जरूरी नहीं है पाई जाती हैं, और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट का काम करती हैं। रीजनरेशन इस प्रकार सेल्स का या उस पर्टिकुलर प्रोसेसेस का रीअवेकनिंग पैटर्न है। इस प्रोसेस के अंदर एम्प्यूटेड जगह पे सेल्स डी डिफ्रेंशिएट करती हैं, फिर वो वापस रीडिफ्रेंशिएट कर लेती हैं, और इस प्रोसेस को जो डी डिफ्रेंशिएशन फॉलोड बाय रीडिफ्रेंशिएशन है, इसको मेटाप्लेसिया कहते हैं। रीजनरेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू नेचुरल लॉस। जब कोई भी नेचुरल लॉस हो जाता है कोई दुर्घटना के कारण, तब रीजनरेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। अलग अलग स्पीशीज़ और टेक्सोनोमिक ग्रुप के अंदर रीजनरेशन एबिलिटी बिल्कुल अलग है। जैसे जैसे हम टेक्सोनोमिक लेवल में हायर जाते रहते, ऊपर की तरफ जाते हैं, रीजनरेटिंग कैपेसिटीज़ कम पड़ती जाती हैं, और मनुष्यों के अंदर हड्डी का जुड़ना, घाव का भरना इत्यादि केवल इतना ही रीजनरेशन स्किल देखने को मिलती है। एक ही स्पीशीज़ के एनिमल्स के अंदर भी रीजनरेशन आयु के द्वारा प्रभावित होता है कि बच्चे के अंदर रीजनरेशन बहुत जल्दी होता है, वहीं पे जैसे जैसे बुढ़ापा आता है रीजनरेटिव कैपेसिटी धीरे पड़ जाती है।
तो इसका मतलब डिफरेंट टिश्यूज डोंट हैव द सेम रीजनरेटिव कैपेसिटी। कुछ की कंसेप्ट रीजनरेशन के हैं कि ये एक रेगुलेटिव और कंजर्वेटिव डेवलपमेंटल प्रोसेस है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसको हम क्लोनिंग भी कहते हैं, ये हाईएस्ट एक्सप्रेशन होता है किसी भी एनिमल के रीजनरेटिव पोटेंशियल का। रीजनरेशन प्रोसेस ये प्लूरिपोटेंट सेल्स के ऊपर इम्प्लाई करता है, मतलब वो स्टेम सेल्स जो बहुत सारी सेल्स बनाने की क्षमता रखती हैं और इस तरह से सेल प्रोग्रामिंग को शेड्यूल करती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ, moving on to porifera, then coelenterata, then flatworms, arthropods, mollusk, echinoderms, followed by vertebrate animals। रीजनरेटिव कैपेसिटी धीरे धीरे लिमिटेड होती जाती है। लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रीजनरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर रीजनरेशन एबिलिटी बहुत लिमिटेड रह जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द introduction of regeneration. The topic will be continued in the next lecture. Thank you.